तो कैसे हैं दोस्तों, फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फर्स्ट वॉल्यूम ऑन एयर हो चुका है, जिसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, नेटफ्लिक्स ने अच्छा काम किया हमें इंतजार करवा कर, क्योंकि इनके इंतजार के पीछे ही इनका वो हार्ड वर्क है जो हमें इस सीरीज में दिखता भी है, और इनका वो जो डेडिकेशन है इस सीरीज को लेकर वो भी काफी अच्छे तरीके से नजर आ जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नेटफ्लिक्स वो स्टूडियो है जो फैन सर्विस के मामले में कभी भी लोगों को मायूस नहीं करता। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि स्टूडियो ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिसकी वजह से इसके ब्रांड पर कोई डंट पड़े। इनको पता था कि स्ट्रेंजर थिंग एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसके साथ छेड़ाछाड़ी करना इनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए इन्होंने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश नहीं की है जो बाकी स्टूडियो वाले कर जाते हैं और इस तरह करते हैं कि फिर वो उन गलतियों पर पर्दा भी नहीं डाल पाते। इन्होंने वो वाली गलती को छेड़ा ही नहीं, जो जाहिर बात है कि इन लोगों को एक कदम बाकी स्टूडियो से आगे बढ़ा देता है। स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल सीजन अपने साथ काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव करता है, जैसा कि उनकी VFX क्वालिटी, उसके साथ उनकी स्टोरी क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग का तरीका, और उसके साथ साथ उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो भी काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। यहाँ तक कि उन्होंने जितने अच्छे विजुअल्स दिखाया है ना, वो शायद इससे पहले वो नहीं दिखा पा रहे थे। लगता है इस बार खुल के बजट लगाया, और हमें पता भी है कि इन्होंने कितना बजट लगाया है। दूसरी तरफ इन्होंने एपिसोड्स को इतना ज्यादा खास बनाया है कि वैसे ही फील नहीं होता है कि यार टाइम कम रह गया है, या ऐसा कोई सीन होता है ना कि यार आप बार बार घड़ी को देखते हो, वो वाला सीन उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। 4 घंटे से, यानी ऐसे समझ लो कि 5 घंटे के आसपास इसका शो चलता है, और यकीन मानो वो 5 घंटे मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे फील ही नहीं होता है कि ये 5 घंटे कब गुजर गए। मैं अगर आपको बताऊं तो इसके हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से ऊपर की है, और अगर इस मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो 5 घंटे से ज्यादा का माल आपके पास परोसा गया, और वो भी वॉल्यूम 1 में। और इसके बाद ये आगे क्या करेंगे इसके बारे में तुम खुद ही डिसाइड कर लो। जहाँ हमें ये बात अच्छे तरीके से नजर आती है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी, उसके साथ साथ इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पर भी काफी अच्छे तरीके से काम किया है। यहाँ तक के कैरेक्टर्स पर भी मेहनत हुई लगती है कि यार इन लोगों ने कैरेक्टर्स के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक लेवल उन्हें और ऊपर ले गए, उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, उसके साथ साथ उन्हें एक मिशन दिया है कि भैया तुम ये जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, और उसके साथ साथ अपना मिशन को भी आगे जारी रखना है, ताकि इसके साथ हमें ये अंदाजा हो जाए कि ये कैरेक्टर्स कितने अच्छे तरीके से हमसे रिलेट कर पा रहे हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर्स हैं अब कॉलेज लाइफ में जा चुके हैं, और वहाँ पे उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं जिनके पास अब जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, वो नई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हर कोई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है, जिससे दुनिया को नजर आए कि हाँ यार इनका कोई कसूर नहीं है, बस ये अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हॉकिंस सिटी पर एक तरह से कर्फ्यू लग चुका है, मिलिट्री वहाँ इन्वॉल्व हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जो वहाँ लैब के लोग थे वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। और यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग पता मेरे लिए क्या था? सबसे ज्यादा शॉकिंग था जेन होपर का, कि जेन होपर को इन लोगों ने वांटेड करार दे दिया है। उसी बंदी को पकड़ो, सारे सवालों के जवाब उसी के पास है। शुरू में कुछ इसी तरह दिखाया जाता है, लेकिन बाद में जो उनके ट्विस्ट निकल कर सामने आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही थी। जहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, पुराने कैरेक्टर्स को भी उनकी जगह दी, और नए कैरेक्टर्स को भी थोड़ा बहुत टाइम दिया ताकि वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकें, और पुराने कैरेक्टर्स के साथ उनके साथ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट जोड़ा, और उसी के साथ उनके कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ भी दी, ताकि पता चल सके कि आखिर ये कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे। जहाँ इस सीजन को देखने के बाद तुम इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अब किस किस की फील्डिंग सेट हो सकती है, क्योंकि वेकना पूरे मूड बनाकर आ रहा है, क्योंकि वो हर एक चीज की तैयारी कर चुका है। और यहाँ पे इन्होंने अपसाइड डाउन के अलावा एक और चीज भी दिखाई है, और वो चीज है वेकना का दिमाग। वो लोगों को उस जगह पे भेज सकता है जहाँ पे वो है ही नहीं। मतलब ऐसे समझ लो कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे तुम हो ही नहीं, तुम वहाँ पे प्रेजेंट हो, और जहाँ पे तुम्हारी बॉडी है वहाँ पे तुम प्रेजेंट ही नहीं। ये कुछ मुझे फील हो रहा था जैसे मादरा उचिहा का प्लान था कि भैया सबको सुला दो और भाई वो अपने ख्वाबों में ही लड़ते फिरते रहेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मुझे उस जैसा सीन नजर आया। नेटफ्लिक्स ने इनके साथ एक और काम जोड़ा है, और वो काम ये है कि इन सबके दिल में एक डर बिठा हुआ है कि भाई वेकना अगर जिंदा हुआ तो भाई वो सबकी फील्डिंग सेट कर देगा, और अगर मर चुका है तो जो अपसाइड डाउन का पंगा है उसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि बाहर मिलिट्री इन्वॉल्व हो चुकी है, और वो भाई कोई भी सरकार ऐसे जाने नहीं देती इस तरह का ट्रेजर। जहाँ मैं स्पॉयलर से बचते हुए आगे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, जहाँ मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है कि अब वेकना जो है वो पूरे मूड में है, और पूरे मूड के साथ हमला करेगा ताकि अपने काम को अंजाम दे सके। जहाँ पे इन लोगों को ऐसे समझ लो कि आने वाला सेकंड वॉल्यूम इनके लिए इन्फिनिटी वॉर जैसा होने वाला है। पहले जब इसका ट्रेलर आया था ना, तब मैंने बात की थी कि एल ही वो वाहिद पावरफुल कैंडिडेट है जो वेकना के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन जब सीजन आया उसके बाद मुझे एक और कैंडिडेट मिल गया, और वो कैंडिडेट है विल। क्योंकि जाहिर बात है कि जो विल है, तुम्हें देखकर पता चल चुका होगा कि उसके पास क्या पावर्स हैं, और वो किस तरह अपनी पावर्स को होल्ड कर सकता है। भैया अब मुझे मिला पावरफुल बंदा। ये बंदा वेकना की फील्डिंग सेट कर सकता है, बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत। जहाँ तुम्हें पहले लग रहा होगा
ना कि किसी कैरेक्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है पिछले कुछ सीजन के अंदर, यहाँ हर एक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस रखी गई है। हर कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से किसी दूसरी इवेंट से इन्वॉल्व है। इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है एक दूसरे का साथ दिए बिना आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो वेकना इनकी वैसे ही फील्डिंग सेट कर देगा। यहाँ अगर मैं दूसरी तरफ जेन हूपर की बात करूँ तो वो भी पहले से ज्यादा पावरफुल हुई है, लेकिन वो मजा नहीं दिला पाती है। उसकी बैटरी फिर वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे पहले होती थी, वैसे ही वो गिर जाती है जैसे पहले गिरती थी। और थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड फ्लॉज हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हाँ, जेन हूपर अब वो कैरेक्टर बन चुका है कि भाई अब उसको एक और कैरेक्टर की जरूरत है ताकि वो वेकना से हैंड टू हैंड फाइट कर सके, क्योंकि अब वेकना भी काफी अच्छे तरीके से ये बात समझ चुका है कि तुम आग से हमें जला सकते हो, तो वो उस आग को ही नहीं आने देता अपने पास। समझ आ रही है बात तुम्हें? जहाँ फर्स्ट वॉल्यूम में मेरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था वो था वेकना की एंट्री। भाई बंदे ने 15 मिनट में सब कैरेक्टर्स की औकात दिखा दी। भाई सबकी फील्डिंग सिर्फ सेट करते करते रह गई है इसके पास। भाई सबकी फील्डिंग सेट होते होते रह गई है, क्योंकि भाई बंदे का मूड नहीं था उस दिन मारने का। फर्स्ट करो उस दिन बंदे का मूड होता मारने का तो भैया वो सीजन 1, फर्स्ट करो अगर उस बंदे का मूड होता मारने का तो वो वॉल्यूम 1 में ही सबकी बैंड बजा के चला जाता। लेकिन भाई वो वॉल्यूम 1 में ही विल को कितने बुरे तरीके से डरा देता है ना, तो भैया वहीं से अंदाजा लगा विल यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला। और जहाँ तक मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुर्बानी कौन दे, तो अब मुझे लगता है कि कुर्बानी देने वाला इंसान कोई और नहीं हूपर ही होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हूपर के साथ एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई है और उसी के साथ साथ उसका एक कूल बिहेवियर उसको बाकियों से अलग बनाता है, लेकिन वही कूल बिहेवियर उसे अंदर से मार भी रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि बिना किसी की फील्डिंग सेट होए सब अपने अपने घर वापस जाएं, सिवाय वेकना के। वेकना की फील्डिंग भी सेट हो जाए तो सही रहेगी। बाय द वे अगले वॉल्यूम के लिए तो हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में और भी बात करना चाहता हूँ और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में भी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रेडिक्शन है तुम अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।